सभी प्रशिक्षुओं को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र साइंस अर्थात विज्ञान के बारे में। ठीक है, तो विज्ञान का एक क्लास कराया जा चुका है, जो कि इस क्लास में हम बात करेंगे कृषि प्रौद्योगिकी एवं हरित क्रांति के बारे में बात करेंगे। इसके पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पर चीजों को देख लीजिएगा। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कृषि प्रौद्योगिकी एवं हरित क्रांति। ये कृषि प्रौद्योगिकी एवं हरित क्रांति क्या है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ये काफी इम्पोर्टेंट होता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से प्रश्न अवश्य आता है। ठीक है, तो इसलिए बड़े ही तल्लीनता और धैर्यपूर्वक आप इसको पढ़िएगा। तो देखिए, कृषि प्रौद्योगिकी एवं हरित क्रांति में क्या है। सबसे पहले हम कृषि प्रौद्योगिकी को पढ़ लेते हैं कि कृषि प्रौद्योगिकी क्या चीज है। तो प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी का मतलब ये होता है टेक्नोलॉजी, यानी जो हम टेक्नोलॉजी का आज प्रयोग कर रहे हैं उसी के बारे में पढ़ना है। पहले कृषि में कुछ और हुआ करता था, टेक्नोलॉजी हमारी नहीं थी तो कुछ और हुआ करता था। आज हम कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में, यानी कृषि में टेक्नोलॉजी आने के कारण जो क्या चीजें बदलाव हुआ है उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, किसान पहले परंपरागत तरीकों से खेती करता था तथा उसके पास सिंचाई के लिए ढेकुली, रहट आदि साधन थे। बहुत सारे लोग ढेकुली रहट नहीं जानते होंगे। ये ढेकुली जो रहट होता था, इसके द्वारा क्या किया जाता था, कुएं से पानी निकाल करके खेत की सिंचाई किया जाता था। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं परंपरागत तरीकों से खेती करना। तो वही चीजें थी कि जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजियां नहीं थी, तो हम क्या करते थे, ढेकुली और रहट की सहायता से खेतों की सिंचाई किया करते थे। तो किसान क्या करते थे, ढेकुली और रहट रहट के माध्यम से खेतों की सिंचाई किया करते थे। तो पर्याप्त उपजाऊ भूमि उपलब्ध होने पर भी, यानी हमारे पास भूमि तो पर्याप्त था, पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने पर भी खाद्यान्न का उत्पादन बहुत कम था और बाहर से मंगाना पड़ता था। यानी कि हमारे पास उपजाऊ भूमि तो बहुत थे, लेकिन हम उतना पैदा नहीं कर पाते थे। उतना जितनी खेती थी उतना हम पैदा नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था, प्रौद्योगिकी नहीं थी। हमारे पास हम पे इतना विकास नहीं हुआ था कि चीजें इतना एडवांस हो जाए कि हम उतने ही भूमि में अच्छी उपज पैदा कर लें। ये चीजें नहीं हुआ करती थी क्योंकि उसमें परंपरागत तरीकों से खेती किया जाता था। तो इसलिए क्या करते थे कि किसानों के पास पर्याप्त खाद्यान्न नहीं हुआ करता था, तो क्या करते थे, बाहर से खाद्यान्न को मंगाना पड़ता था उनको, बाहर से वो मंगाते थे। ठीक है, खाने के लिए। लेकिन आज क्या है, आज कृषि के क्षेत्र में अनेक यंत्र जैसे नहर, ट्यूबवेल, उन्नत प्रकार के शोधित बीज, यूरिया, सुपर फास्फेट आदि तकनीकी का विकास हो गया। आज क्या है, आज के युग में हम क्या करते थे कि हमारे पास अनेक यंत्र हो गया है। हम नहर के द्वारा सिंचाई करते हैं, ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई कर लेते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी हम मशीनें लगा लिए हों, उसके द्वारा हम डैम के माध्यम से हम सिंचाई कर लेते थे। डैम के माध्यम से हम सिंचाई कर लेते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं जो आज कृषि के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी आ चुका है कि हम बड़ी ही आराम से, बड़ी ही आसानी तरीके से खेती कर लेते हैं और कम भूमि में अधिक उपज पैदा कर लेते हैं। उसका मेन रीजन क्या है, उसका मेन श्रेय क्या है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आप क्या कर ले रहे हैं कि अच्छी उपज कर ले रहे हैं। तो ट्यूबवेल, उन्नत प्रकार के शोधित बीज, अब क्या है, केमिकल के द्वारा बीजों को शोधित कर दिया है जिससे कि हमारा बीज क्या है, खराब नहीं हो रहा है। पहले क्या हुआ करता था, अनाज कुछ दिन रखने के बाद खराब हो जाया करता था, लेकिन अब ऐसे ऐसे केमिकल आ गए हैं कि उसको रख देने से क्या होगा, बीज हमारा खराब नहीं होगा और उसको हम शोधित कर देते हैं। जब शोधित कर देते हैं तो बीज क्या हो जाता है, और भी अच्छा उसमें जनरेशन, और उसकी जनरेशन और भी अच्छी हो जाती है। उसकी जो जार्मिनेशन होती है और भी अच्छी हो जाती है और तेजी से वो जामता है, यानी कि तेजी से उसमें वो उगता है। ठीक है, उसके बाद इसमें यूरिया, सुपर फास्फेट आदि तकनीकी का विकास हो गया। यानी इसमें जो हमारा
भूमि है, इसमें हम यूरिया डाल करके, सुपर फास्फेट डाल करके क्या करते हैं, उस भूमि से हम उपज पैदा करते हैं, ज्यादा ज्यादा उपज पैदा कर लेते हैं। ये सब तकनीकी का विकास ही है। और हमारा देश अन्य उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया। यानी जो हम बाहर से मंगाते थे, अब हम बाहर से नहीं मंगाते हैं। अब क्या करते हैं, हम खुद अपने फील्ड यानी खुद अपने भूमि में उस चीज को पैदा कर लेते हैं, बल्कि हम यहाँ से बाहर भेजते भी हैं। पहले बाहर से तो मंगाते थे, अब क्या है कि यहाँ अपने देश से हम बाहर भेजते हैं। ठीक है, ये तो रहा आपका कृषि प्रौद्योगिकी। अब बात आती है हरित क्रांति। देखिए, हरित क्रांति आप खूब देखे होंगे, खूब पढ़े होंगे, आपको पता भी होगा कि हरित क्रांति क्या है। जो हमारी हरित क्रांति है, हरित क्रांति का मतलब यही होता है कि हम उपज में वृद्धि करें, ज्यादा से ज्यादा उपज पैदा करें, वही हरित क्रांति होती है। हरित क्रांति का एक सटीक संक्षिप्त फॉर्म ये होता है कि उपज में लगातार वृद्धि करना। उपज में यानी उपज में लगातार वृद्धि करना करना ही हमारी क्या हो जाती है, हरित क्रांति होती है। इसका मेन उद्देश्य यही है, हरित क्रांति आने का मेन उद्देश्य यही है कि उपज में लगातार यानी उपज में अच्छी वृद्धि करना ही हमारी हरित क्रांति का उद्देश्य है। तो देखिए, देखते हैं क्या है। आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीज, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में लगातार वृद्धि को क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। यानी हमने कहा क्या कि हरित क्रांति का मेन मोटो है, मेन उद्देश्य है कि उपज में लगातार वृद्धि हो, उपज में अच्छी वृद्धि हो। यही हरित क्रांति का मेन उद्देश्य होता है। तो हुआ क्या कि आधुनिक कृषि उपकरणों में यानी बहुत सारे ऐसे उपकरण खोजे गए, उन्नतशील बीज खोजा गया, उर्वरक यानी यूरिया, सुपर फास्फेट, डाई, ये सब जो सारी चीजें हैं, इसका वैज्ञानिक तरीके से इसको बनाया गया। बना करके क्या किया गया, उपज को बढ़ा दिया गया। यही हमारी क्या हो जाती है, हरित क्रांति हो जाती है। और हम हरित क्रांति के बारे में आपको बताएं तो हरित क्रांति जो होती है ना, हरित क्रांति जिसे तीसरी कृषि क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, ये जो हरित क्रांति होती है, ये इसे तीसरी हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि कृषि में ये परिवर्तन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है। कृषि में जो ये परिवर्तन हुआ है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित देशों में शुरू हुआ है। और ये 1980 के दशक के अंत तक ये विश्व स्तर में क्या हो गया, विश्व स्तर तक फैल गया। 1980 के दशक के अंत तक पूरे विश्व में क्या हो गया, ये फैल गया, जो हमारी हरित क्रांति है। तो यही हरित क्रांति आने का यही मोटो था कि उपज में लगातार क्या किया जाए, वृद्धि किया जाए। ठीक है, चलिए, नीचे यहाँ दिया है वर्ष 1966 से 67 में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। यानी वर्ष 1900 कब 66 और 67 में हरित क्रांति के माध्यम से, इसी हरित क्रांति के माध्यम से ही कृषि उत्पादन यानी कृषि में जो उत्पादन हुआ है, उस उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। क्रांतिकारी परिवर्तन आने का मतलब यह हो कि बहुत अच्छी उपज होने लगी। जो हम खाने तक के लिए हमको बाहर से मंगाना पड़ता था, अब क्या हो गया, अब इतनी क्रांतिकारी परिवर्तन आया कि हम अपने यहाँ से खाने के बजाय हम चीजों को बेच भी रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, एक स्थान दूसरे स्थान पे पहुंचा भी रहे हैं। ठीक है, आयात निर्यात जिसको बोल रहे हैं। तो ये हरित क्रांति की ही देन है। फिर क्या हुआ, इस कार्यक्रम का उद्देश्य बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में आसातित कम जोत में वृद्धि करना था। यानी कहने का मतलब यह है कि इस कार्यक्रम के का उद्देश्य जो मेन था वो बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों यानी मॉडर्न यंत्र के उपयोग द्वारा कृषि उपज में अत्यधिक यानी कम जोत में अत्यधिक वृद्धि करना था। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन है। इसको याद रखिएगा, एक नंबर में पूछा जा सकता है, बहुविकल्प में पूछा जा सकता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन जी है। ठीक है, चलिए, सभ्यता के विकास के साथ साथ कृषि क्षेत्र में कृषि यंत्रों कृषि यंत्रों, तकनीकियों तथा उन्नत बीजों का आविष्कार हुआ। सभ्यता के विकास, जैसे जैसे हमारी सभ्यता का विकास होता गया, आप एसएसटी में पढ़े होंगे
पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये सब सारी जो पाषाण काल पढ़े होंगे, तो वहां पे सभ्यता का ही तो विकास होता गया है। जैसे सभ्यता का विकास होता गया, चीजों का आविष्कार होता चला गया। पहिए का आविष्कार, फिर बीजों का आविष्कार, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वहां पे आप पढ़े होंगे और पढ़ेंगे भी। तो सभ्यता का जैसे जैसे विकास होता गया, सभ्यता के विकास के साथ साथ कृषि क्षेत्र में भी कृषि यंत्रों, तकनीकियों, यानी तकनीकियों तथा उन्नत बीजों का आविष्कार भी हुआ, जिससे कृषि प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ। जिससे हमारी क्या हुई कि कृषि प्रौद्योगिकी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ। सभ्यता के विकास के साथ हमारी कृषि प्रौद्योगिकी का भी जन्म हुआ। ठीक है, तो ये आपका रहा हरित क्रांति के बारे में। अब हम बात करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास से मानव जीवन को हानि। यानी अभी तक तो आप हरित क्रांति को पढ़ लिए, ठीक है, बड़ा बहुत अच्छा हुआ कि हरित क्रांति आई और चीजें विकसित हो गई, कम भूमि में हम ज्यादा उपज पैदा करने लगे। इतना तक तो अच्छा है। लेकिन अब यहाँ पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास से, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। साइंस क्या करता है? साइंस आपको नियम और कानून बताता है, और टेक्नोलॉजी क्या करता है? उसका प्रयोग करके चीजों को अग्रेसिव करता है, बढ़ाता है। ठीक है, तो दोनों दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना दोनों के चीजें संभव नहीं है। अगर सोचे कि हम प्रौद्योगिकी न रहे साइंस काम कर ले, तो नहीं। और ये सोचे कि प्रौद्योगिकी रहे और साइंस ना रहे तो प्रौद्योगिकी काम कर ले, तो नहीं। प्रौद्योगिकी को चाहिए नियम कानून, तो नियम कौन बताएगा? विज्ञान बताएगा। बाकी ये उस नियम का प्रयोग करके, अपनी टेक्नोलॉजी लगा करके चीजों को विकसित करेगा। ठीक है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास से मानव जीवन को हानि क्या पहुंच रहा है, किस तरीके की हानियां पहुंच रही हैं, इस चीज के बारे में यहाँ पे देखिए। पहला नियम है, बड़े बड़े कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को नदियों से बहाने से जल प्रदूषित हो रहा है। बिल्कुल, आप यमुना जी को देखे होंगे, जो आपका ये दिल्ली और आगरा ये सब में बहती हैं, तो क्या है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। आगरा-वागरा होते हुए जो यमुना जी आ रही हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई हैं। क्यों? क्योंकि बड़े-बड़े कारखाने से जो अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं, वो उसी गंगा जी में, यमुना जी सॉरी उसी यमुना जी में बहा दिया जा रहा है, छोड़ दिया जा रहा है। तो जिससे क्या हो रहा है? यमुना जी का पानी क्या हो जा रहा है? दूषित हो जा रहा है। जब यमुना जी का पानी दूषित हो जा रहा है, तो वो किसी के लायक नहीं, ना तो वो पीने के लायक है, ना तो किसी के काम में लायक है। ठीक है, इतना ज्यादा उसमें केमिकल हो जा रहा है। तो बड़े बड़े कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को नदियों से बहाने में जल क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। जब जल प्रदूषित हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा क्या है, कृषि उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं के अत्यधिक प्रयोग करने से मृदा प्रदूषण हो रहा है। क्या हो रहा है? मृदा प्रदूषण हो रहा है, जिससे कृषि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। देखिए, सबसे जो ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कृषि उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं के अत्यधिक प्रयोग से, यानी जो हमारे किसान भाई हैं, वो कृषि उपज यानी उपज अच्छा प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं? तरह तरह के विभिन्न विभिन्न प्रकार के उर्वरक और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे क्या हो कि उर्वरा शक्ति, यानी कि जिससे उपज हमारी क्या हो जाए? बढ़ जाए, उपज बढ़े, यानी फसल ज्यादा मिले। और आपके जैसे कोई भी चीज आप लगा दिए, सपोज दैट आप खेती में आप सब्जी बो दिए हैं, सब्जी में जैसे बैगन वगैरह का लगा दिए, तो उसमें क्या करेंगे? विभिन्न तरीके की दवाएं का छिड़काव करेंगे, विभिन्न तरीके का कीटनाशक दवाएं छिड़केंगे, खाद डालेंगे। इस ऐसा इसलिए करेंगे कि क्योंकि उसमें क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा फल लगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा फल लगे तो उपज आपको ज़्यादा प्राप्त होगा। जब उपज ज़्यादा प्राप्त होगा तो आप उसको मार्केट में बेचेंगे, उससे लाभ ज़्यादा होगा। तो ये एक कहीं न कहीं लालच बस हो गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग करिए और उपज ज़्यादा लाइए। लेकिन इसका इफ़ेक्ट कहाँ पड़ रहा है? इसका इफ़ेक्ट मिट्टी पर पड़ रहा है। मिट्टी प्रदूषित हो रहा है, मिट्टी खराब हो रही है, जिससे उर्वरा शक्ति क्या हो जा रही है? उर्वरा शक्ति खत्म हो जा रही है। वो तो डिपेंड करता है कि आप कैसे चीजें क्या कर रहे हैं। जैसे उर्वरा शक्ति खत्म होने का मतलब ये होता है कि हम उसमें ज्यादा से ज्यादा दवाएं डालेंगे या खाद डालेंगे, तो उस खाद के माध्यम से ही तो आप चीजें
अ, फसल को काट ले रहे हैं, लेकिन उससे मिट्टी तो खराब हो जा रही है ना, आपकी मिट्टी बिल्कुल खराब हो जा रही है और उसकी उर्वरा शक्ति क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। यानी उर्वरा शक्ति कम होगी, यानी मृदा प्रदूषण होगा, मिट्टी का प्रदूषण होगा तो उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी। धीरे धीरे वो जमीन क्या हो जाएगी, बंजर जैसी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि आप केमिकल वाले खाद को कम यूज करिए, बल्कि आप क्या करिए, गोबर युक्त खाद, कंपोजिट खाद वाले चीजों को ज्यादा प्रयोग करिए। सड़े गले खादों का प्रयोग करेंगे, उससे क्या होगी, उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, हमारा मृदा प्रदूषित नहीं होगा। तीसरा कह रहा है, मनोरंजनों के साधन के बढ़ जाने से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। मनोरंजन के साधन के बढ़ जाने से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। आप शादियों में क्या बजाते हैं, डीजे खूब बजाते हैं, और डीजे ऐसा होना चाहिए कि कम से कम 2 किलोमीटर तक सुनाई दे। इस तरीके का डीजे होना चाहिए। आप सोचते ऐसे ही डीजे है ना, कि तगड़ी आवाज की हो। तो इस डीजे की वजह से, इस साउंड की वजह से ध्वनि क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। बहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषित हो रहा है, जिससे कि उस ध्वनि प्रदूषण का इफेक्ट बहुत खराब पड़ रहा है। लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ जा रहा है, हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है उसके। आपको, आपके कान को भी चुभता है, कान पे भी इफेक्ट पड़ता है, इससे पर्दे फाट सकते हैं आपके कान के। तो बहुत सारी इसकी हानियां हैं। ठीक है, तो मनोरंजन के साधन के बढ़ जाने से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। चौथा पॉइंट ये है कि स्वचालित मशीनों के प्रयोग से कारखानों में मजदूर मजदूरों की संख्या में, मजदूरी नहीं, यहाँ मजदूरों बना लीजिएगा इसको, मजदूरों मजदूरों की संख्या में कमी आई है, जिससे बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। यानी इसमें यह है कि स्वचालित मशीनों के प्रयोग से, कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि वो जो काम कारखानों में वर्करों के द्वारा किया जाता था, अब क्या हो रहा है, वो मशीनों के द्वारा कर दिया जाता है। जहां 10 वर्कर लगते थे, वहीं एक मशीन काम कर दे रहा है। 10 वर्कर मिल करके 10 दिन में काम करते थे, अब वही 2 घंटे में मशीन के द्वारा काम हो जा रहा है। जब मशीन के द्वारा काम हो जा रहा है, तो हमारी बेरोजगारी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मजदूर की आवश्यकता नहीं है वहां पे। जहां 10 मजदूर की, तो वहां एक मजदूर अ, उस मशीन को ऑपरेट करेगा, उस मशीन को चला करके उससे वर्क कर लेगा। तो इससे क्या होगा, बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही ना। तो 10 मजदूर को पैसा मिलता था, अब क्या हो रहा है, एक मजदूर को पैसा दिया जाता है, बाकी एक बार मशीन में पैसा लगा दिया गया, उसके बाद उसका मेंटेनेंस चार्ज बस इतना ही रहेगा। लेकिन जो 10 दिन में काम होता था, अब वो कितने दिन में हो गया, 2 घंटे में ही काम हो जा रहा है। तो इससे क्या हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ठीक है, अगला पांचवा देखिए, जंगलों की अधिक कटाई होने से जंगलों का विनाश हो रहा है और वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, जंगलों की अधिक कटाई, यानी हम पेड़ नहीं लगा रहे हैं, बल्कि पेड़ काटे जा रहे हैं। जब जंगलों की कटाई होगी, तो जंगलों की कटाई से बहुत बहुत सारी चीजों में हानि पहुंचेगा। पहली चीज तो वायु प्रदूषित होगा। दूसरी क्या होगी, मिट्टी की कटाई होगी, मतलब मिट्टी कट जाएगी। जहां चूंकि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, वो मिट्टी को जकड़ के रखते हैं। जब पेड़ काट लिए जाएंगे, तो मृदा क्षरण होगा, यानी मिट्टी का क्षरण होगा। मिट्टी बरसात के साथ बहना शुरू होगा, मिट्टी का कटाव होगा। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि ऑक्सीजन में कमी भी आएगी। अगर पेड़ पौधे काटेंगे आप, तो ऑक्सीजन में क्या होगी, कमी आएगी। आपको ऑक्सीजन कम से कम मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा वृक्ष को लगाइए, कम से कम काटिए। अगर आप एक काट रहे हैं, तो 4 वृक्ष को लगाइए, जिससे क्या होगा, अनुपात अच्छी रहेगी और बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये हो रहा है। अब ये तो आपका हुआ हानियां, मानव जीवन को हानि। अब इस हानि को बचाने के लिए क्या उपाय है, इसके बारे में देखते हैं कि इस हानि से हम कैसे बचें, इसका उपाय क्या है, इसको कैसे, क्या करके हम इससे बच सकते हैं। इस चीजों के बारे में यहाँ पे चर्चा कर लें। तो हानियों से बचाव के उपाय, हानियों से बचाव के उपाय क्या है। हानियों से बचने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से दोहन करना होगा, तथा नए आविष्कार का उपयोग समाज की उन्नति के लिए करना होगा, न कि समाज को समाज के दोहन के लिए। यानी हानियों से बचने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों को समझदारी से दोहन करना होगा। अगर आपको इस हानि से बचना है, जो भी नेचुरली चीजें, जो भी प्राकृतिक चीजें हैं, उन चीजों को सही तरीके से, उनका सही समझदारी से प्रयोग करिए। फालतू की चीजें उसको यूज मत करिए। जैसे वृक्ष की कटाई, अगर हमको थोड़ी सी काम है, तो आप पूरे पेड़ को काट दिया करते हैं।
तो बहुत सारी नेचुरली चीजें हैं जिससे क्या करते हैं, हम उसे अगर समझदारी से प्रयोग करेंगे तो इन हानियों से बच सकते हैं तथा नए आविष्कारों का उपयोग समाज की उन्नति के लिए करना होगा। यानी जो नए आविष्कार का उपयोग करें वो समाज के हित के लिए हो, समाज के अनहित के लिए नहीं। क्योंकि समाज के हित के लिए और अनहित के लिए दोनों के लिए होता है। जैसे साइंस का प्रयोग तो परमाणु बम में भी बनाने के लिए होता है ना, तो ये बताइए क्या परमाणु बम जो बनाया जाता है ये समाज के हित के लिए है, मनुष्य के हित के लिए है? नहीं, ये मनुष्य के हित के लिए नहीं है, मनुष्य के अनहित के लिए है। यहाँ भी तो साइंस का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी तो साइंस का प्रयोग हुआ है ना। ये साइंस, जब हम परमाणु बम बनाते तो अब बताइए परमाणु बम अगर कहीं पे छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा? मानव समाज में उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा, मानव समाज का उस पे बहुत गहरा इफेक्ट पड़ेगा। यानी एकाध दो पुष्प पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए इस चीजों को ध्यान रखना होगा कि हमें जो आविष्कार करना होगा वो समाज की उन्नति के लिए, समाज के हित के लिए ही करना होगा। समाज के अनहित को देखते हुए नहीं करना है। तो इन सब चीजों का आप उपयोग कर करके, उपाय करके आप हानियों से बच सकते हैं। तो ठीक है, तो इतनी हम बात कर ले रहे हैं। उसके बाद आगे आता है एडॉप्टेशन, अनुकूलन। अब अनुकूलन के बारे में देख लीजिए आप, एडॉप्टेशन क्या है? अनुकूलन, तो आप अनुकूलन से ही जानते होंगे कि अनुकूलन जो होता है, जो भी जीव जंतु हो वो वातावरण के अनुसार अपने आप को जो ढाल लेता है वही उसका क्या होता है, अनुकूलन, एडॉप्टेशन कहलाता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवास, आवास मतलब रहने के लिए संबंधित लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। यानी आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा रहने यानी आवास से संबंधित लक्षणों में ऐसा परिवर्तन हो जो सजीव को उसको जीवित रख सके, पर्यावरण के अनुसार उसको सफलतापूर्वक, आसानी पूर्वक जीवित रख सके, जीवित रहने में सहायक हो, वही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। जैसे आपका जिराफ है, जैसे क्या है, जिराफ है। जिराफ ऐसा जंतु है जो क्या किया कि पहले स्टार्टिंग में ये अपने गले, अपने गर्दन को उठा करके चीजों को खाता था। जो भी पेड़ पौधे इसको जो भी खाता था, ये पत्तियां जो भी खाता था, अपने सर को उठा करके खाता था। धीरे धीरे क्या होगा, ये अपने उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने लगा और अपने सर को धीरे धीरे उठाने लगा और क्या हो गया, धीरे धीरे जिराफ की गर्दन क्या होती गई, ऊंची हो गई। अब वो क्या करता है, अब नीचे नहीं, वो हमेशा क्या करता है, पेड़ पौधे, ऊपर वाले पेड़ पौधे को ही गर्दन उठा करके ही खाता है। ठीक है, तो ये अनुकूलन के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे आपका रेगिस्तान में ऊंट हुआ, है ना, रेगिस्तान में ऊंट हुआ। अब रेगिस्तान में पानी की प्रॉब्लम है तो क्या हुआ, उसे कुबड़ में अपने आप पानी को रखता है और कई दिनों तक उस कुबड़ से पानी यूज करता रहता है और कई दिनों तक बिना पानी लिए लिए रह सकता है। ठीक है, और रेगिस्तान में बहुत सारी कटीली झाड़ियां होती हैं जो कि हर पौधे रेगिस्तान में नहीं पाए जा सकते हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो उस अनुकूलन के अनुसार अपने आप को ढाल लिए हैं। इसी प्रकार जैसे ठंडे प्रदेशों में देवदार के वृक्ष हो गए हुए, तो वो क्या है, इस तरीके से उनकी बनावट होती है कि ठंडे प्रदेश जैसे शिमला मनाली हुआ, उसमें क्या होता है, वहां पे बर्फ वगैरह, बर्फीली जगह ज्यादा है, तो वहां पे हर पेड़ पौधे नहीं रह सकते, तो वहां पे देवदार हुआ, चीड़ हुआ, ये सब पौधे ही वहां पे रहते हैं। वहां पे ऐसे ही पौधे पाए जाएंगे क्योंकि ये उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका अनुकूलन के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, अब देखिए अनुकूलन के प्रकार, अनुकूलन कितने प्रकार का होता है? अनुकूलन दो प्रकार का होता है। आपका एक होता है जलीय अनुकूलन होता है और एक होता है मरुस्थलीय अनुकूलन। यानी एक जल में रहने वाले जो जीव वगैरह होते हैं उनको भी एक अनुकूलन की अडॉप्टेशन की आवश्यकता होती है, और एक मरुस्थल पे यानी स्थल पे जो रहते हैं उनको भी एक अनुकूलन की आवश्यकता होती है। हर जीव, हर जंतु एक ही वातावरण में नहीं रह सकते। ठीक है, तो चलिए हम जलीय अनुकूलन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जलीय अनुकूलन में जलीय जीवधारी जैसे मेढक, मछली, जलकुंभी, सिंघाड़ा आदि अपनी रचनात्मक विशेषताओं के कारण जलीय वातावरण में जीवित रहते हैं, कितनी भी ठंडी पड़ जाए।
कितनी भी गर्मी पड़ जाए, लेकिन मछली, मेढक, ये सब क्या होंगे? मछली चाहे जितनी भी ठंडी पड़ जाए वो रहेगी पानी में ही। तो वो अपने आप को ढाल चुकी है, पानी में रहना है उसको, वो अपने आप को उसी माहौल में ढाल चुकी है, उसी वातावरण में ढाल चुकी है। मेढक क्या है? मेढक पानी में भी चाहे जितनी ठंडी पड़ जाए, मेढक पानी में भी रह सकता है। उसके बाद क्या है? मेढक अब स्थल पे भी रह सकता है। वो स्थल में अपने आप को ढाल चुका है, पानी में भी ढाल चुका है। लेकिन मछली स्थल पे नहीं, जमीन पे नहीं रह सकती, बिना पानी के नहीं रह सकती। जलकुंभी हुआ, जलकुंभी ऐसा है कि वो क्या करेगा? पानी में रहेगा, पानी में तैरता रहेगा। वो अपने आप को ढाल लिया है वो। सिंघाड़ा हुआ, सिंघाड़ा पानी में ही रहेगा। आदि अपनी रचनात्मक विशेषताओं के कारण क्या है? जलीय वातावरण में जीवित रहते हैं। ठीक है। जलीय जंतु मछली के शरीर पर जलरोधी सल्क पाए जाते हैं। यानी जलरोधी क्या होते हैं? सल्क पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? ये पानी इसको लगने नहीं देते। मछली को आप पानी से बाहर निकालिए, ऐसा नहीं कि मछली भीगी रहेगी, वो बिल्कुल पानी वहां से हट जाएगा। एक सल्क जो होता है, सल्क फिसलन टाइप का होता है, चिकना सल्क होता है, वहां से पानी क्या हो जाता है? फिसल जाता है। ठीक है। जलरोधी सल्क पाए जाते हैं। इसमें श्वसन के लिए विशेष रचनाएं, जैसे जलक्लोम यानी गिल्स होता है। श्वसन कैसे कैसे सांस कैसे लेते हैं? गिल्स के द्वारा ये क्या करते हैं? सांस लेते हैं। फेफड़ा नहीं, गिल्स के द्वारा ये सांस लेते हैं। ठीक है। श्वसन के लिए इसमें विशेष रचना होती है, जलक्लोम जिसको बोलते हैं, गिल्स होते हैं। तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखी तथा चपटे पंख होते हैं। आंखों पर निमेषक पटल होती है। यानी तैरने के लिए इनके शरीर धारा रेखी होते हैं। जो इनके शरीर होते हैं वो धारा रेखी होते हैं, क्योंकि ये तैरने वाले जितने भी होंगे सबके शरीर क्या होंगे? धारा रेखी होंगे। तथा चपटे पंख होते हैं। पंख क्या होते हैं? चपटे, जैसे कि पंख को मारे तो उससे पानी क्या हो जाए? पानी अच्छी तरीके से हट जाए। अगर चपटे नहीं होंगे तो पतला, अगर नुकीला होगा तो पानी का फ्लो, यानी कि जो आप, अगर वो पंख अपना मारेगा भी तो पानी कैसे तैर पाएगा? वो पानी में तैर नहीं पाएगा। इसलिए पंख क्या होते हैं? चपटे होते हैं। आंखों पर निमेषक पटल होती है। निमेषक पटल होने से आंख में पानी नहीं जाता है ना? निमेषक पटल जैसी होती है, और इसमें इसके आंख में पानी नहीं जाता है। ठीक है। तो इसमें निमेषक पटल होती है। तो ये रहा जलीय अनुकूलन के बारे में। उसके बाद यहाँ पे कुछ और जंतु भी है। जंतुओं की तरह ही जलीय पौधों में भी अनुकूलन होता है। यानी जैसे जंतु अनुकूलित हुए हैं, उसी उसी का गुण जलीय पौधों में भी होता है। यानी जलीय पौधे में भी अनुकूलन होता है। इन पौधों का शरीर कोमल तथा कमजोर होता है। जो जलीय पौधे होते हैं उनका शरीर बिल्कुल कोमल होगा और वे कमजोर होते हैं। इनकी पत्तियां कटी फटी अथवा तैरने की अवस्था में होती है। ये जो पत्तियां होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं, कुछ इस तरीके से ऐसे पत्तियां होती हैं। यानी कटी फटी अथवा तैरने की अवस्था में होती हैं। वो पानी पे ऊपर बिल्कुल तैरती रहती हैं, है ना? पानी के ऊपर बिल्कुल तैरती रहती हैं। पत्तियों में प्रायः रंध्रों का अभाव होता है। क्या होता है? पत्तियों में रंध्रों का अभाव होता है, छिद्र नहीं होता है इसमें। अगर छिद्र होगा तो ये तो तैरेंगे नहीं, तब तो ये पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे तो ये तैरेंगे नहीं, तब ये डूब जाएंगी, है ना? पत्तियों में प्रायः रंध्रों का अभाव होता है। इन पौधों में जड़ तंत्र अल्प विकसित होता है। ऐसा नहीं है कि इसके जड़ जमीन के अंदर तक जाए, नहीं, जड़ बिल्कुल छोटा सा होता है। इन पौधों में जड़ तंत्र क्या होता है? अल्प विकसित होता है, बहुत छोटा विकास होता है इसका। ठीक है। तो जलीय पौधे स्पंजी व हल्के होते हैं। जो जलीय पौधे होते हैं वो स्पंजी, यानी आप हाथ से उसको पुश करेंगे तो दब जाएंगे, बड़ी आसानी से वो दब जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें रंध्र होता नहीं है। जब रंध्र नहीं होगा तो क्या होगा? खोखला टाइप होता है वो। तो जलीय पौधे स्पंजी व हल्के होते हैं, जैसे जलकुंभी। क्या? जलकुंभी। जलकुंभी क्या होता है? स्पंजी और हल्की होती है। इसके पत्तियों में रंध्रों का अभाव होता है, रंध्र इसमें नहीं होता है, छिद्र नहीं होता है, इसलिए क्या होती है? बिल्कुल हल्की होती है। ठीक है। जलीय पौधों के सभी भागों पर जलरोधी मोम या चर्म की परत पाई जाती है। यानी जलीय पौधे की जो सभी भाग होते हैं उसमें जलरोधी, यानी जल ना जा सके, जल उस पे ना रहे, मोम या उपचर्म, यानी मोम जैसी उसमें क्या होती है? लेयर होती है, जिससे क्या होगा? पानी उस पर डालेंगे तो पानी बड़े आसानी से वो पृष्ठ तनाव के कारण वो गिर जाएगा।
क्योंकि उसमें मोम और उपचर्म जैसी परत होती है, तो उसपे जैसे ही आप पानी डालेंगे तो गोला बन करके गिर जाएगा, उसमें पानी नहीं रहेगा। जैसे आप किसी या जलकुंभी है, जलकुंभी को ही ऊपर लाएंगे, तो जलकुंभी के पौधे को या जलकुंभी पत्तियों को ऊपर लाएंगे तो क्या होगा, वो उसमें पानी नहीं रहेगा, पानी बिल्कुल सूखा हुआ वो उसका पौधा रहेगा या उसका पत्तियां बिल्कुल सूखी रहेंगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, मोम या उपचर्म जैसी परत पाई जाती है जो इनको पानी से सुरक्षा करती है। इसी कारण जलीय पौधे वातावरण से अपने आप को अनुकूलन कर पाते हैं। यानी कि जो मोम या उपचर्म होता है, मोम या उपचर्म की जो परत पाई जाती है वो पानी से क्या करती है, सुरक्षा करती है। और इसी कारण जो जलीय पौधे होते हैं वातावरण से अपने आप को क्या करते हैं, अनुकूलन कर पाते हैं। यानी जैसे जंतुओं में अनुकूलन हुआ, उसी तरीके से आपके पौधों में भी अनुकूलन हो जाएगा। जंतुओं में जैसे कुछ एक विशेष गुण होते हैं, वैसे पौधों में भी विशेष गुण होते हैं। और पौधों में विशेष गुण होने का दो ही तीन विशेष गुण है। जैसे पत्तियों में प्राय रंध्रों का अभाव होता है, और उसके बाद क्या है, ये इनके जड़ जो है अल्प विकसित होते हैं, और पौधे स्पंजी होते हैं। तथा इसमें इसके भागों पर क्या होता है, इसके बॉडी पे यानी इसके शरीर पे जलरोधी मोम या उपचर्म की परत पाई जाती है, जिससे वो पानी से क्या करती है, वो सुरक्षा करती है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं कि जलीय अनुकूलन पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मरुस्थलीय अनुकूलन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप जलीय अनुकूलन को समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए इसको। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या बात करेंगे, मरुस्थलीय अनुकूलन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप, आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से आप साथ मेहनत किया जा रहा है, चीज़ों को दिया जा रहा है। तो आप प्लीज़ हमारे अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। और अपने छोटे भाई अर्थात जूनियर फर्स्ट सेमेस्टर के भाइयों के साथ अवश्य इसको शेयर करिए, जिससे कि वो हमारे टीएसपी क्लासेस से जुड़ जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।